गौरक्षा का संदेश, गौरक्षा का संदेश, गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। गौ माता की महिमा जन जन को सुनाएंगे। गौ माता की महिमा जन जन को सुनाएंगे। गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। पहुँचाएंगे, 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 पहुँचाएंगे। जब हुआ समुद्र मंथन प्रगति पावन धेनु, प्रगति पावन धेनु, सुरवास करे जिसमें संग शिव ब्रह्मा विष्णु। जो लोग भारतीय संस्कृति के संवर्धन में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जाए और ये गौशालाओं को चलाया जाए और इनको मतलब अपने को सबको बताना है कि इन गौशालाओं को भी कैसे अपन आत्मनिर्भर बनाएं। जैसे वो फिनाइल बना सकते हैं, धूप बत्ती बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, गमले बना सकते हैं, कंडे बना सकते हैं। ऐसा मैं अहिल्या माता गौशाला इंदौर में देखा, वो काफी कार्य ऐसे कर रहे हैं कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। गो कास्ट बना सकते हैं, गो कास्ट से ये शवदाह का काम होता है तो अपने पर्यावरण की रक्षा होती है, वो जंगल कटने से बचेंगे। तो आदरणीय मेवालाल जी भी यहाँ पे इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वो बाद में एक लेक्चर उनका भी है, वो विस्तृत में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आज जो विषय है अपने गौशाला में गोवंश सेतु चारे पानी की व्यवस्था, तो उसमें मेरा सब गौशालाओं से यही निवेदन आग्रह है कि शासन की तरफ से 20 रुपए रोज दिए जाते हैं प्रति पशु प्रतिदिन। मैं जानता हूँ वो भी समय से नहीं आते हैं और 20 रुपए कम पड़ते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आम जनता को अपने को समर्थन में और उनको कन्विंस करके कि भाई ये गौशालाओं में अपने को दान करना पड़ेगा। मैं जिधर का रहने वाला हूँ उस एरिया में तो ये है कि किसी की शादी हो, किसी की कोई डेथ हो जाए तो गौशालाओं में दान कराते हैं। गौ माता का जो दान है सबसे अपने भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र बोला गया है। मतलब जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होएगा या फिर शादी ब्याह होएगा तो आपने देखा होगा कि गौ माता को भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया जाता है। गौ माता का मूत्र है अपना सभी संस्कारों में अपने उपयोग में लेते हैं। जन्म, मरण, मृत्यु सब में गौ माता का महत्व आपको ज्ञात है। तो अपने को इसको आगे बढ़ाना है और गौशालाओं को फायदे में लेना है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि अपन जब तक कन्विंस नहीं करेंगे जन जन को कि गौ माता बचेगी तो भारत देश बचेगा और अपना देश विकास करेगा। खेती में अब आपको सबको मालूम है कि फर्टिलाइजर और जो केमिकल है उससे कितने नुकसान हो रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष पे इस पे गहन मंथन चल रहा है कि अपने को अब इस पे आना है। भारतीय संस्कृति जैसे पुरानी खेती करते थे, ये गोबर का खाद बना के ये डालना है, वो गौमूत्र का कीड़े मारने के लिए जो पेस्टिसाइड डालते हैं उसकी जगह गौमूत्र का उपयोग करना है। और भी कई आपको विस्तृत में सब मालूम है जानकारियां, लेकिन उसको अपन उपयोग में नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी कार्यशाला और ट्रेनिंग के माध्यम से अपने को समझना है कि कैसे
गौशालाओं को फायदे का धंधा बनाना है और खेती को भी फायदे का धंधा बनाना है। अभी क्या हो रहा है कि जो फर्टिलाइजर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं या भारत की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो फर्टिलाइजर बना रही है, पेस्टिसाइड बना रही है, तो आप लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं या जो भी मतलब जुड़े हुए हैं, उन किसानों का ये है कि सब पैसा तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देते हैं, उनको क्या बचता है। तो अब अपने को फिर से पुराने उस पर लौटना है। जैसे पहले बैल से क्या अपन खेती करते थे, अब लोगों ने बड़े बड़े ट्रैक्टर ले लिए हैं और उनके लोन में ही मतलब उनकी खींचातानी चल रही है, बैंकों से झगड़ा चल रहा है, बैंक वाले रोते रहते हैं कि सब डिफॉल्टर हो गए हैं। तो अपने को फिर से पुराने दौर में लौटना पड़ेगा और बैलों से खेती करना पड़ेगी और इसके लिए अपने को कन्विंस करना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा। और ये जन जागरण करने के लिए आप ये गौशाला वाले जो संचालक और ट्रस्टी लोग हैं, इनसे बढ़िया माध्यम हमको नहीं दिख रहा है, शासन को भी नहीं दिख रहा है। शासन ने भी अब हाथ टेक दिए हैं कि किसानों को इतनी सहायता दे रहे हैं समय समय पे, फिर भी खेती मतलब लाभ का धंधा क्यों नहीं बन पा रहा है। तो उसमें निष्कर्ष यही आ रहा है कि गौ माता की सहायता ली जाए, गौ माता के आशीर्वाद से शायद खेती का लाभ का धंधा बन जाएगा। जिस दिन खेती लाभ का धंधा बन जाएगी उस दिन भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी क्या है कि वो कमजोरी है अपनी कि पानी का इंतजार करते रहते हैं और जो जल संवर्धन का कार्य है, जैसा कि मेवालाल जी साहब ने बताया अभी कि यहाँ जल संवर्धन का भी कार्य हो रहा है, तो वो सब भारतीय संस्कृति में पूर्व से हो रहा था। बड़े बड़े राजा महाराजा भी पहले कुएं बावड़ियां बनाते थे और उनको अपन ने नहीं बचाया, गौ माता को नहीं बचाया, गौ माता के गोबर को अपन उपयोग में नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीजें अपने को फिर से अपनानी पड़ेगी, तभी खेती का लाभ का धंधा बनेगी और अपना जो गौशाला है वो भी फायदे में चलेगी। आगर गौशाला अभी बहुत बड़े राजस्थान के ग्रुप ने ले लिया है कि जो वहाँ पे गौशालाएं चला रहा है बड़ी बड़ी 10-10 हजार पशुओं की गौशाला वो आराम से चलाते हैं और फायदे में चला रहे हैं। तो सबसे पहले कॉल आता है सुबह पशु चिकित्सक के पास और ज्यादातर बीमार गाय का आता है कि यार गाय बीमार है, डॉक्टर साहब कहाँ है, जल्दी आ जाएं। तो रात जब अंत होता है सोने जाते तो भी बीमार और सुबह भी। तो हम ऐसे डल गए हैं कि दिनचर्या हमारी दिन भर यही चलती है कि बीमार 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 और हम दिन भर लगे रहते हैं, हमें कुछ याद नहीं आता है, केवल गाय बीमार चलती हैं। तो हम जब गौशाला जाते हैं तो गौशाला में हमारे विभाग का क्या क्या कार्य होता है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग गौशाला में भी लगभग सभी टैगिंग कर चुके हैं, जो बिल्ले लगे हुए हैं वो। दूसरा है हमारे पशु चिकित्सक आइडेंटिफाइड करके रखते हैं कि वहाँ पे पशु कितने गाभिन हैं, कितने दुधारू हैं और कितने समस्या से ग्रसित हैं। ये तीसरी बात ये है कि जो पशु है हमारे, जैसे अभी सीजन वाइज हमारे यहाँ क्या होता है कि वैक्सीन करवानी रहती है, तो बरसात से पहले और बरसात के बाद में, और बीच में कोई बीमारी आ जाती है, जैसे पिछले साल लंपी आ गई थी, तो उसमें हम लोगों ने सभी पशुओं का टीकाकरण करवाया। अभी और भी लंपी वायरस का जो टीका है वो लग रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और BQ और HS हमारे एरिया में पहले बहुत हुआ करती थी, अभी भी होती है, लेकिन अभी कम मात्रा में होती हैं। तो हमारा ये निवेदन है गौशाला संचालकों से कि हमारे पशु चिकित्सक का सहयोग करें और 100% हमारे BQ HS के टीके लगे। मैंने जो है मेरी बात 10 साल की सर्विस हो गई है, HS की इधर बहुत कम केस देखे थे, मतलब देखे ही नहीं थे नहीं के बराबर। लेकिन अभी रिसेंट मैंने 10 दिन पहले एक भैंस में HS देख लिया अचानक, और इतना दूर दूर तक आवाज जा रही थी, उसकी सांस नहीं लेवा रही थी। मैं तुरंत दौड़ के गया, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया और उसको बचाई है। तो उनको ये बोला कि भैया आप HS नहीं लगवाते थे, अब कम से कम सभी पशु का HS लगा लो। अगर HS का टीका नहीं लगेगा तो आपके पूरे पशु साफ हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे गौशाला में भी ये बीमारी आ सकती है। दूसरी जो मेरा अनुभव है BQ का भी शुरुआत में हमारी सर्विस थी तो हमको नहीं दिखा, लेकिन 2-4 साल हुए एक गांव में BQ आउटब्रेक हुआ। तो BQ जो बीमारी है बहुत जल्दी फैलती है और पैर में सूजन आता है, पशु लंगड़ा होता है, बुखार आता है और 2-3 दिन बाद मर जाता है। तो BQ का टीका भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी लगवाएं। ये जो BQ अगर एक बार हो जाता है
तो आसपास के एरिया में 5-6 किलोमीटर में बहुत जल्दी फैल जाता है। और गौशाला में मान लो हो गया BQ, तो ये मान के चलो कि आप इलाज भी करवाओगे तो भी आपके 70% पशु लगभग मर जाएंगे। तो ये BQ का एक्शन करवाना हमें। दूसरा है, हमारे गौशाला में निराश्रित पशु होते हैं, कुछ जो उत्पादन नहीं देते हैं, और तो उनका जो है राशन है, मैंने बहुत बड़ी समस्या देखी है कि हम राशन जो है पशु को चारा ही खिला पाते हैं। कुछ पशु की आदत होती है, जैसे सीटी से पकड़ के डाल देते हैं, तो उसकी आदत होती रोटी खाने की, और हम रोटी वाले पशु को एकदम से चारे पे लाते हैं तो वो पशु एकदम कमजोर हो जाता है, कुछ उसका शरीर काम नहीं करता, अल्टीमेटली थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा कारण एक और देखा कि हमारी जो नई गौशाला बन रहे हैं, सिटी में से पशु जितने पकड़ते हैं और वो ले जाके गौशाला में डाल देते हैं। अब सिटी में हमने ये देखा कि जो सिटी वाली गायें हैं वो पॉलीथीन तो पूरा खाई हुई रहती हैं, पूरा पेट पॉलीथीन से भरा हुआ रहता है। मैंने खुद ने ऑपरेशन किए हैं, 40-50 किलो पॉलीथीन निकाली है, और पॉलीथीन इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, पेट जितना लंबा रखा है ना उतनी भरी हुई रहती है, तो दराते जैसे छोटे छोटे औजार करके काट काट के निकाली मैंने। तो वो भी ध्यान रखें कि अगर इस प्रकार की गायें आती हैं, हमें उनको जीवन दान देना है, तो उसके लिए हमारा जो, जैसा पंडित जी ने वहाँ बताया हमको कि राशन जो है 7 प्रकार के राशन बताए हैं, तो सुदाना आहार, पशु आहार, कुछ इस प्रकार के आहार हम उन गाय को देंगे तो वो जरूर बचेगी, क्योंकि उसको आदत होती ना रोटी खाने की, और पेट में पूरा पॉलीथीन भरा है। अब पॉलीथीन भरा और उसमें चारा हम डाल देते हैं तो चारा जरा सा खा पाएगी 1-1.5 किलो, तो उससे उसकी जिंदगियां नहीं चलती हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस गाय को हम राशन, रोटी वगैरह कुछ भी देंगे तो थोड़ी बहुत उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अब पॉलीथीन निकालने में तो बहुत ही दिक्कत होती है, इतना बड़ा ऑपरेशन करते, पशु जो रहता है एकदम कमजोर रहता है, क्योंकि बाहर जो घूमता है तो उसके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहती है, और ऑपरेशन करने के बाद हम पूरी पॉलीथीन निकाल देते हैं तो उसका पेट खाली हो जाता है। पेट खाली हो जाता है तो उसके दूसरा डालना पड़ता है, तो हम केले की छिलके, उसके साथ छाछ, इस प्रकार के जो चारे हैं या किसी का पचा हुआ चारा ये भरते हैं, फिर भी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि पशु का जो पेट होता है कम से कम 60% भरा होना चाहिए, तो वो फिर घूमता है। पशु का जो पेट होता है, अपने आपने देखा होगा कि जो छत भरते और रोलर घूमता है जिसमें माल बनता है, ऐसा घूमता रहता ना, तो ऐसा पशु का पेट घूमता है जिससे पाचन क्रिया होती है। और अगर हम पशु के खाली पेट को घुमाएंगे तो चिपक जाता है, और एक बार वो खाली हो जाता है तो फिर पशु का बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान देने की बातें हैं कि हमें सीजन वाइज जो है टीकाकरण करवाना है, उसका टेकिंग करवाना है, और बीमार पशुओं को अलग से रखकर हमें इलाज करवाना है। और हम लोग जैसा भी जहाँ गौशाला में पहुँचते हैं तो हमारा एक संबंध अच्छा बन जाता है, हमारे लोग जो आते हैं मदद करने वो भी अच्छे रहते हैं, तो उन दोनों का भी एक अच्छा संबंध होना बहुत जरूरी है। दूसरी परेशानी ये देखिए, आज की हमारी बैठक का विषय गौशाला को स्वावलंबी बनाना है, और आज की बैठक का स्थान गायत्री धाम, जहाँ की गौशाला स्वावलंबी है। और इस स्वावलंबी बनाने के लिए हमारे को आदरणीय मेवालाल जी का द्वारा पूरी तरह से हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हमारी संगोष्ठी का प्रमुख बिंदु है कि गौशाला को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। तो एक सुरभि माँ से इतना विशाल प्रकल्प जो बनाए, ये सिद्ध करता है कि गौ माता जो है वो एक समस्या नहीं समाधान है। जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि हम जो है गाय को जो है कई तरह से पाल के उसमें 1 रुपये का भी खर्च नहीं आएगा, तो काफ़ी इसमें हमें लाभ मिल सकता है गोबर से, गौमूत्र से। आज हमारी गौशाला में जो भैया जन्मे हैं उनका नामकरण संस्कार रखते हैं। आप लोग सब जोर से बोलेंगे, यशस्वी हो। उनका नाम हम बोल रहे हैं, श्रीमान बलभद्र का जीवन। ये हमारा बछड़ा है, इसलिए हमने इनका नाम बलभद्र रखा है। और बलभद्र किसको कहते सबको पता है ना, किसका नाम है? भगवान। आप सब लोग अपनी अपनी गौशाला का नाम बोले, अपने अपने गौशाला का स्थान का नाम बोले। अपनी गौशाला में अब अपना स्वयं का नाम बोले। मैं गौपालक भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर बलभद्र के अवतरण अवसर पर
भाव भरा स्वयं संकल्प लेता हूं। नंबर 1, दोनों हाथ गोद में रखें। अभी एक मंत्र आपने बोला था, ये वेद लक्षणा मंत्र है जो वेदों में अथर्ववेद में आया, और उसको आपने बोला था। और उसमें क्या कहा था कि जो गाय की सेवा करता है उसके जीवन में सबसे पहले आयु मिलती है, उसका प्रजा मिलती है, उसका व्यापार व्यवसाय प्रतिष्ठान चलता है, स्वास्थ्य मिलता है, धन द्रविणम मिलता है, और उसके घर में पशु पक्षी धन धान्य उसके घर में स्वतः ही आते हैं। और अंत में क्या कहा, उस जातक को, उस सेवक को ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति होती है। गौ मात्र केवल गाय नहीं है, गाय तिल ताड़ जानवर नहीं है, विश्व वसुधा का प्राण अग्नि है। मैं सबसे पहले 2.5 मिनट में गाय का ज्ञान विज्ञान पहले बताऊंगा। गाय जैसे प्राणी को यदि वेद कहता है कि यह विश्व का प्राणी है, तो इस विश्व के प्राणी को गाय विश्व की माता है, इसका अधिकार दिलाने के लिए विशेष करके भारत में राज्य शासन से अपेक्षा करना सर्वथा गाय माता के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि जिसको वेदों ने यदि विश्व की माता कही है, वहां कुछ लोगों की मान्यता है कि शासन हमें कहे कि गाय विश्व की माता है, गाय को यदि आप मां मान लेंगे तो गाय का बछड़ा क्या, गाय का चित्र भी कोई फाड़ नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यदि एक मंदिर का झंडा निकल जाता है, एक ईंट निकल जाती है, तो लोगों के अंदर हड़कंप मच जाती है। लेकिन यहां पर कहने की वाणी कुछ और होती है और अपनाने की कुछ और होती है। सबसे पहले जो लोग ये कहते हैं कि धरती पर भगवान है, और जिसको तुम मंदिरों में ढूंढते हो, देवी देवताओं के अनेक रूपों में ढूंढते हो, और एक तरफ कहते हो कि गौमय वस्ते लक्ष्मी, गौमय वस्ते सर्वदेवमयी, तो जब गौ माता सभी देवताओं का मंदिर है, और ये बड़े बड़े मठों और मंदिरों की केवल मूर्तियों पर यदि लाखों का चढ़ावा आ सकता है, तो गाय माता तो खाती पीती है, मंदिरों में 56 भोग, 3 समय के भंडारे चल सकते हैं। तो गौ माता को चारे की यदि कहीं दिक्कत आ रही है, गौ सेवक की दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है कि अभी भी सनातन धर्म के लोगों ने गाय को मंदिर नहीं माना है, जानवर माना है। गाय को अभी तक भी मां नहीं माना है, पशु माना है। और जब तक गाय जानवर रहेगी, जब तक गाय पशु और सरकार पे अवलंबित रहेगी, न तो आज गाय बचेगी न कल गाय बचेगी। गाय की घर वापसी होना चाहिए, और गाय की घर वापसी ही गाय का समाधान है, शासन समाधान नहीं है। गाय का समाधान धन्ना सेठों का दान समाधान नहीं है, गाय का समाधान गौशालाएं नहीं है। थोड़े अंशों में आपको दानदाता मिल जाएंगे, थोड़े अंशों में आपको गौशालाओं में गाय को बचाने वाले गौभक्त मिल जाएंगे। लेकिन यदि संपूर्ण गौवंश को बचाना है तो एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है गाय स्वयं कहती है, बेटा मेरी घर वापसी करा दो। यदि आप भगवान की भूमि की वापसी करा सकते हो, 525 साल तक आज़ादी के बाद भी जो रामलला का मंदिर नहीं बना था, 525 साल तक जिसने केस लड़ा हो, तो मेरी गाय माता वैदिक काल से लगा के अब तक निर्भयता से रहती थी। चाहे वो युग द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, तो घोर कलयुग में तो गाय की आवश्यकता उपयोगिता इतनी अधिक हो गई, जो त्रेता द्वापर सतयुग में नहीं थी, उससे ज्यादा आज आवश्यकता है। कई लोग मेरे को मिले, बोले हमारे गांव में 100 बेड का अस्पताल खुल रहा है। मैं कहा पागल आदमी, बीमारी ना पड़ोगे, अस्पताल ही ना खुलेगा, विदेश से दवा नहीं बुलानी पड़ेगी, और इतने डॉक्टरों के मेडिकल कॉलेज नहीं खोलना पड़ेगी। हर घर में गौपालन कर दो, अस्पताल का बिल जीरा, रोग मुक्त, धरती मरने से बच जाएगी। लेकिन हमने अभी उस सूत्र पे काम नहीं किया है। हमने कौन सा सूत्र पे काम किया है? गौ को अनुदान चाहिए, और मेरी गौ माता कहती अनुदान नहीं चाहिए, अनुसंधान चाहिए।
गाय अनुदान से नहीं बचेगी, अनुसंधान से बचेगी। गाय 24 घंटा प्राण छोड़ती है, 24 घंटा ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय की रीढ़ की हड्डी में 1.25 किलो सोना रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात की जूनागढ़ की गौशाला ने और वो भी कृषि विज्ञानशाला ने 12 साल पुराना शोध पत्र जारी करके कहा कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी, सूर्य के अंदर से गो नाम की किरण सोना खींचती है। गाय के अंदर केरोटीन स्वर्णक्षार निकलता है। सूर्य का प्रकाश जहां ज्यादा ठंडा होता है उस मिट्टी में सोने के कण बनते हैं। गाय की रीढ़ की हड्डी में 1.25 किलो सोना बनता है। हम कमाते हैं, आप भी कमाइए और गौशाला के सोने से आप दाम कमाइए। अगला और महत्वपूर्ण, 24 घंटा गाय माता वेदराज डॉक्टर और डबल MD डॉक्टर का काम करता है। आपको यदि देखना हो तो गाय माता से पहले दोस्ती करो, उसके बेटे बन के उससे बात करो, वो आपसे बात करेगी। मैंने अभी आपको मेरी गायों से यज्ञ करवाया, उनसे बात कराई, नंदी स्वामी से आश्रम की और आपके कार्यक्रम की स्वीकृति ली, दाहिना पैर उठाया, शीश झुकाया, आप सबको देखा। उसके बाद उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ कार्यक्रम का शुभारंभ करो। सबसे पहले गाय श्रद्धा का विषय है, पूजा का विषय नहीं है। गाय कंकु चावल का विषय नहीं है। गाय माता को एक बेटे की आवश्यकता है जो उसको मां मान ले, वो सब कुछ देने को तैयार है। मेरे भाइयों बहनों, गाय की रीढ़ की हड्डी में 12 भंवर गोल गोल होते हैं। ये धरती के 12 ज्योतिर्लिंग है। अरे 1 लोटा जल आप शिव पे चढ़ाते हैं और आप हर मनोकामनाएं पा लेते हैं। एक बार गाय की रीढ़ पे हड्डी पर हाथ घुमा दीजिए, हाथ चटा दीजिए, विधि का विधान और छठी का लेख बदल देगी, भाग्य और भविष्य को बदल देगी। अपना भाग्य और भविष्य और किस्मत और जगह मत आजमाओ। अपनी धरती माता मुनाफे का काम था। हमारे बाप दादा कहते थे उत्तम गौपालन उत्तम खेती। आज इसी को लोग कहते हैं कि अधम हो गई, आज इसी को कहते हैं कि घाटे का सौदा हो गया। ये उन लोगों के लिए हो गया जो खेत से खेती नहीं करते हैं और घर से गौपालन नहीं करते हैं, उनके लिए घाटे का सौदा है। हम आपको गारंटी से कहते हैं खेत से खेती करो, बाजार से खेती मत करो। घर से गौपालन करो, बाजार से पंचगव्य और गजार के घी दूध पर भरोसा मत करो। कोई तो कारण होगा। गायत्री धाम की गौ माता एक सुरभि मैया, वो माता जी का चित्र आप देख रहे हैं। हम 2 माँ बेटे इसी पेड़ के नीचे, कोई यहाँ पेड़ नहीं था, कोई जेब में पैसा नहीं था, ना मकान था, बांस की झोपड़ी से जहाँ अभियान शुरू हुआ, आज करोड़ों की बिल्डिंग भवन और लाखों रुपया हम लोग आप दान करते हैं। ऐसा नहीं कि हम दान लेते ही है, हम यहाँ से दान भी करते हैं। जहाँ हमारी गौ माता जाती है गौ यात्रा लेकर के, अभी तक 850 गांव हम पैदल चले, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और उन गांव में गौ का ज्ञान विज्ञान आप लोगों को अभी हमने यहाँ आते ये चीज दिया है। पहला, दैनिक जीवन में पंचगव्य का उपयोग। तो दैनिक जीवन 3 जगह है। पहला जीवन का है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए गाय के सिखड़ी हो गए। दूसरा जीवन है आप हिंदू हैं, सनातनी है, तो आपके घर में 16 संस्कार होते हैं, रोज दिया बत्ती सुबह शाम लगता है, यज्ञ हवन पूजा करते हैं, तो वहां गाय को खड़ा करो। और तीसरा, आपके खेत में गाय का खड़ा करो। कैसे खड़ा करोगे? एक पत्रक पढ़ लेना और इसमें लिखी हुई 8-8 चीजें हैं, और ये कल्पना नहीं है, एक एक को आजमाया है और लाभ लाखों ने लिया है। नंबर अब आपका है। यदि आप इसका उपयोग करेंगे, मात्र 27 दिन, 28वें दिन बाद आप मेरी तरह दहाड़ोगे, ये मैं 500 रुपए के स्टाम्प पे लिख सकता हूं। अगला, आपके 40 प्रश्न है। गाय की उत्पत्ति से लगा करके गाय मरेगी, तो सदे डॉक्टर साहब बता रहे थे, आपने जो बताया उसको हमने अपनाया है। हमारे यहाँ बछड़ा बछड़ी गाय, गिलहरी, तोता, मैना, चिड़िया, पशु पक्षी, यहाँ तक कि सांप बिच्छू भी, यदि कोई मर जाएगा तो खुला नहीं रहेगा। पेड़ों के नीचे और गौशाला के पीछे गौलोक बना रखा है, वहाँ पर जेसीबी से नालियाँ खोद के रखते हैं,
पुराना गोबर रखते हैं और उसके अंदर मरे हुए गौवंश को, बैल बछड़ों को समाधि देते हैं और मात्र 3 साल बाद उस गड्ढे को हम खाली करते हैं। केसर और चंदन जैसी खुशबू आती है, बदबू नहीं आती है। 12 से 13 किलो हड्डी निकलती है, उन हड्डियों को हम फेंकते नहीं है। हमारे जितने यहाँ पेड़ पौधे हैं फलदार, उनके नीचे गड्ढे खोदते हैं और उन हड्डियों को उसके अंदर गाड़ देते हैं। पेड़ों को जो जरूरत रहती है वो जितने पशुधन की हड्डी है, अभी हमने 1 साल पहले केसर का बगीचा लगाया आम का। इसी साल हमने केसर के फल पूरे सेंधवा वालों को यहाँ से खिला ले गए थे कैरेट भर करके, और शक्तिपीठ पे गायत्री जयंती की महाआरती करी और लोगों को गायत्री धाम के फल खिलाए। कोई तो कारण होगा, आपके आम पे पेड़ नहीं आते, फल नहीं आते, फल नहीं आते, पेड़ बड़े नहीं होते। आप केवल जितना पशुधन के सींग है, शायद जानकारी में नहीं होगा, एक बैल एक गाय के सींग के अंदर ब्रह्मांड के जितने ग्रह नक्षत्र हैं और उनकी एनर्जी जो आप 120 साल में पूरी करते हो, गाय माता उसी एनर्जी को केवल 27 दिन में पूरी करती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि केवल 3 महीने तक गाय के सींग में दूध देने वाली गाय के बच्चे का गोबर रखो किसी पेड़ के नीचे, लकड़ी से घुमा करके चमकने वाली जो आपके बच्चे रंगोली डालते हैं उस चमकने वाले पत्थर में पीसो, सूर्य की धूप में केवल 7 दिन रखो, रविवार से रविवार, शनिवार से शनिवार, या जो दिन आप अच्छा लगा केवल 7 दिन रखो और उसको 200 लीटर पानी में घोलो और आपकी फसलों को चला दो। पारसमणि खाद के कैप्सूल 10 ग्राम का 5,000 रुपए में बिक रहा, लोग पैसा कमा रहे। हमारी गौ माता जनती है, उसका जेर का पानी 1,000 रुपए लीटर तो यहाँ से लोग लेके जाते हैं, और पहले दिन का चीके का दूध 3,000 रुपए लीटर, और नंबर लगते हैं। कोई तो कारण होगा। अरे भाइयों बहनों, गौ माता का गोबर अभी आप कोई मेरे पास मांगो 1 किलो, 10 किलो के पहले पर्ची कटाओ, 10 रुपए का 1 किलो गोबर देंगे और आपको पर्ची कटेगी फ्री देंगे। गोमातिर आप मांगोगे 20 रुपए लीटर के हिसाब से पर्ची कटाओ, जब हमारा ग्वाला देगा लीटर 130 रुपए के लीटर के हिसाब से पर्ची कटाओ तो दूध मिलेगा। अन्यथा मेरी गौ माता भैंस के दाम में बिक रही है और भैंस के दाम में भी कम, फेट के दाम में दूध बेच रहे हैं आप। गाय दूध नहीं देती है। 3 बूंद गाय का दूध जिसको बिच्छू काट ले उसकी आंख में 3 बूंद दूध डाल देना, इसी समय बिच्छू का जहर उतर जाए तो मेरी मां को मां कहना, नहीं तो कसाई को बेच देना। जहां डॉक्टर की दवा समाप्त हो जाती है वहां गाय की दवा शुरू होती है। गाय को आप दवा के मूल्य पर पंचगव्य का मूल्य लीजिए। तो क्या कर सकते हैं, हमने किया है, अब आपको करना है। और हमारी फार्मेसी में ये सब कुछ रोज होता है। नंबर 1, आपका गौमूत्र अभी कोई काम का नहीं है। ये हमारा गौमूत्र अभी आपको 200 ml का है और 70 रुपया कीमत है। बताओ कितना पैसा मिला, जल्दी बोलो बोलो बोलो। 7 पंजा हो गया। किसका बिक रहा है? 350 रुपये किलो गौमूत्र हम बेच रहे हैं, नंबर लगे हुए हैं। और लोग कहते हैं कि साहब हमको दीजिए, 2 ढक्कन पिला दीजिए और उसकी आंतें पूरी जितनी भी कब्ज जमा है ठीक हो जाएगा, शुगर बीपी ठीक हो जाएगा, स्किन डिसीज, और हर महीने 2.5 किलो वजन कम हो जाएगा। क्यों नहीं गाय बचती है? क्योंकि हम गाय का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। भीख के कटोरे से गाय नहीं बचेगी, भाव की शक्ति से गाय बचेगी। गाय के पास जाके खड़े हो जाना और भाव से कहना, मां मैं आपका बेटा हूं, तेरी कौन सी चीज काम में आती है? आयुर्वेद के ग्रंथों में तो सब लिखा है, सारंगधर संहिता में, चरक संहिता में टोटल गाय का लिखा है, उसको भी जाने दीजिए। मैंने तो डायरेक्ट गाय से ही पूछा, मैं कहा मां मैं कब पढ़ूंगा और कब मुझे ज्ञान मिलेगा? यदि मैं सच्चे अर्थों में तेरे लिए काम कर रहा हूं तो तू बता मां, तेरा गोमातिर क्या काम आएगा, तेरा गोबर क्या काम आएगा, तेरा दूध क्या काम आएगा, तेरा दही छाछ और घी का काम आएगा। इसके बाद में इसका 1 लीटर गौमूत्र से 50 ग्राम मावा निकला,
वो मावा हमारा बिकता है सोने के दाम में, और वो सोने के दाम में हमारा 50 ग्राम मावा को हरड़ और हल्दी के रस में घोटा आरोग्यवटी बनी, और ये अभी हमारी बिक रही है 80 रुपए की 60 गोली। और ये 80 रुपए की 60 गोली कभी कभी तो मिलती नहीं है, ऑनलाइन पूरे भारत और विदेश में भी जाती है। निवेदन एक है कि गाय माता के गोबर गोमातिर में जब केरोटिन स्वर्ण क्षार है तो इसमें क्यों नहीं है? मैं तो लेब वालों को बोलता, आप बता दो इसमें यदि सोना नहीं है तो आप हमारी चुनौती को स्वीकार करो। हमारी गाय माता आपकी चुनौती को स्वीकार करती है। अगला और महत्वपूर्ण, गाय का जब हम दूध को मथते हैं, उसके मथने पर 4 बजे रात को घी बनाते हैं, और वो घी का बनता है विद्यार्थियों के लिए अष्टमंगल घृत, और इसमें 27 जड़ी बूटियों से बनता है। लाइन में लोग लगते, बेंगलोर, कर्नाटका, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के बच्चे इसको 5 बूंद खाते हैं और दिमाग को तेज करता है। झोपड़ों में से लोग खरीदने आ रहे हैं सोमघृत, गर्भवती माताओं के लिए 5 ग्राम दीजिए, घर में डिलीवरी होगी। आंखों की रोशनी, बच्चे का दिमाग जन्म से तेज होगा। और जिन माताओं ने सोमघृत लिया उनके बच्चे इतने कुशाग्र, इतने टैलेंट कि आज हमको लोगों को सोमघृत बाजार में कहीं नहीं कंपनियां बनाती, गौशालाओं की जिम्मेदारी है कि गाय का घी पैदा करिए आप। पंचगव्य घृत, गाय का गोबर, गोमातिर, घी, दूध, इसको विधि करते हैं। गाय को घी को मूर्छित करके जड़ी बूटियों में, ब्राह्मी तुलसी के रस में, और ये 2 बूंद नाक में डालिए, माइग्रेन, सिरदर्द गायब। लंस, फेफड़े, नाभि पे 1 बूंद लगाइए, 24 घंटा अस्थियां फार्म की तरह नरम। तो पंचगव्य घृत की ये 3 प्रोडक्ट घी के बन गए। अब शक्ति संचार तेल, सरसों का तेल हर जगह मिल जाएगा, हम तो खुद ही निकाल लेते हैं। इसको गोबर गोमातिर में गर्म करो, निर्गुंडी के बीज में गर्म करो, छानो, मसूड़ों की मालिश करो, मोती जैसे दांत, रीढ़ की मालिश करो, घुटने की मालिश करो। इसके बाद में मेथी आपके घर में है, वात पित्त कफ, मेथी को हम क्या करते, अर्क बनाने के बाद छार में सुखाते हैं, एलोवेरा का रस कुटकी मिलाते हैं, 1 चम्मच ले। अच्छे अधिकारी भोपाल में लाइन में लग करके लेते हैं, 1 चम्मच ले। आपके हार्ट, किडनी, आते और फैटी लिवर ठीक करेगा। आपकी गौ माता का घी आँखों की रोशनी बढ़ाता है, जिसको देखो उसको बहुत मोटा चश्मा। बच्चों को खिलाइए 6 महीना, आँखों की रोशनी बढ़ेगा। ये जितने हमने बांस लगा रखे हैं इनका बंश लोचन निकालते। गाय के घी में सीतोपलादी चूर्ण को संस्कारित करके त्रिफला के रस से बनाते हैं, 5 बूंद खाओ, दिमाग को ताजगी दे देगा। अगला और महत्वपूर्ण है, आपको अभी सदैव जी बता रहे थे, धूप बनाइए, अहमदाबाद जाइए, सूरत जाइए, उज्जैन जाइए, 1000 से अधिक ब्रांड अगरबत्ती के बाजार में बिकते हैं जो कैंसर की बीमारी परोस रहे हैं। आवश्यकता है अगरबत्ती आप बनाइए, यह हमने बनाया। 3.5 लाख की मशीन, 1 महीने में पैसे आ गए। आज हमारी गौ माता का चारा हम गोबर से कमा के दे रहे हैं, सुरभि धूपम। इसके अंदर पंच तुलसी का 1 एकड़ में बगीचा लगा दिया, उसका पाउडर पीसते हैं, इसके अंदर गूगल मिलाते हैं, और सुगंधित हाउ बेर, सुगंध कोकिला, जटामासी, नागरमोथा खूब खेतों में होता है। पाउडर मिलाया, बनाया, एक धूप जलाओ, पूरे घर में यज्ञ जैसी खुशबू। क्यों नहीं गाय बच सकती है? गाय अपने गोबर से अपने चारे का पैसा निकाल लेंगे। अभी हमारा 125 गौवंश है, हमारा चारा खिलाया हमने 12 लाख का, 6 लाख रुपया तो हमने गोबर से कमा लिया। कैसे कमाया? यह हमारा खाद। 2 किसानों को मैंने बुलाया और मैंने कहा भैया इधर आना, मैंने सुना है कि तू बहुत बढ़िया नांगलवाड़ी में टमाटर और सुरजना पैदा करता है, 4 झाड़ों को मेरा एक खाद देना, और तेरे को अच्छा लगे कि इसका कोई रिजल्ट है तो तू 1 एकड़ में प्रयोग कर। ये मैंने उसको बताया 2 साल पहले, उस किसान ने करा, उसके बाद में वो मेरे पास आया और मेरे को क्या बोलता, पंडित जी आप दाम बोलो, पूरा का पूरा खाद मेरे को दो, दाम आप बोलो, खाद पूरा मेरे को दो। आश्चर्य करेंगे, वो आदमी मेरे पास से 4,80,000 रुपए का एक ही किसान खरीद के ले गया खाद। आपसे निवेदन है, गाय को बचाने के लिए
अभी हमने गाय के प्रोडक्ट का उपयोग नहीं किया। गाय खुद शर्मिंदा है कि मैं बच सकती हूं। अच्छा, किसानों को हम ट्रेनिंग देते कि आप बाजार मत जाइए, खेत से खेती करिए। और अभी हमने प्राकृतिक खेती का पूरे भारत के किसानों को बुलाया और 150 किसान आए और 150 किसानों को 12 वैज्ञानिकों को हमने बुलाया। जीरो बजट खेती का पूरा ट्रेनिंग दिया, खाना पीना रहना सारी वीआईपी व्यवस्था। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, खेती भी बचेगी, गाय भी बचेगी और घर का पैसा घर में रहेगा, 7 समंदर पार नहीं जाएगा। गाय माता को आप सस्ती मत समझना, गाय माता बहुमूल्य है। देखो, ये हमने गूगल की केवल बनाई। लोग अक्सर कहते हैं साहब हमको घर में गूगल जलाना है। अब ये गूगल का धूप बनाया, मैं कितने ही घरों में गया, वो लोग जाते हैं गूगल की धूप 10 सेकंड में दीपक के सामने रखो, जलाओ, पूरे घर में गूगल की खुशबू। अरे दुकान वालों से चंदा क्यों मांगे? उसको बोलेंगे तू एक गूगल की धूप जला, अगरबत्ती छोड़, मेरी गाय को तू 50 रुपया महीना दे, ये 50 रुपए की 30 खुशी खुशी लेगा। क्यों नहीं लेगा? अभी हमारे सिंधवा में करीब 140 बोरी हर मकर संक्रांति पर खल काकड़े भेजते हैं। तो हम कैसे लेने जाते हैं? चिट्ठी लेके नहीं लेने जाते हैं। आप भी आश्चर्य करोगे, 365 गाय के घी की बत्ती का डब्बा हम देने जाते हैं। और क्या करते हैं भाई साहब, गौ माता आपके प्रतिष्ठान को ज्योति भेजिए, आप स्वीकार करिए। फिर वो क्या बोलता, तुम खल काकड़े लेने कब आ रहे? हम खल काकड़े नहीं मांगते हैं, हम क्या देने गए? गौ माता की 365 दिन की उसको जोत देने गए। उसको पूछा क्यों? बोले देखो, एक बत्ती बची है, कल मकर संक्रांति है, एक दिन पहले का हमने नियम बना रखा, 12 से 13 तारीख में पूरे सिंधवा में जो जो गौग्रास देते हैं हमारा कार्यकर्ता जाता है, हमें भी जाना नहीं पड़ता है। हमको कुछ न कुछ गौशाला से यजमानों को दे करके जोड़ने की परंपरा शुरू करो। मान लो आपको वो 1500 रुपये की एक बोरी दे रहा है खल की, काकड़े की, तो 500 की चीज गौशाला से वापस दे दो। परिणाम आपका भी काम चल गया और वो क्या बोलेगा, यार गौशाला वाले आए नहीं यार, और कभी केवल हाथ लेके खाली जाओगे, यारू आरू आएगा यार, इनका आरू दो। हाँ, क्योंकि यदि हम मांगने गए तो उसको दिखेगा कि चंदा मांगने आए। और हमारी गौ माता क्या कहती है, चंदा मत मांगो बेटा, मेरे को इतनी उपयोगी बना दो कि लोग खुद आ करके मेरे को दे। और देते हैं। मैंने अनुभव किया, यहाँ कम से कम 20 देशों का मेरी गाय माता गुड़ खाती है। 20 देशों का, राज्य में तो मैं पूरे भारत का कहूँगा, 20 देशों से यहाँ पर गुड़ आता है। आप पूछोगे कैसे? छोटा सा प्रयोग करा, जो भी संपर्क में आया उसका नाम, जन्मदिन, विवाह दिन, पुरखों की पुण्यतिथि का एक रिकॉर्ड बना रखा है और आने के पहले उनके घर में पत्र चले जाता। ये पाटीदार जी खुद हर साल भेजते कि नहीं भेजते? वो पूरे परिवार का भेजते, बच्चों का भी, पति पत्नी का भी। क्यों? इनके घर गए, नाम ले आए थे, आशीर्वाद जाता है, हम मांगते भी नहीं है। बोले यार वहाँ से गौ माता का आशीर्वाद आ गया, बोले इनके ऑनलाइन अकाउंट में पैसे डालो। आजकल हम रसीद भी देने का काम नहीं करते, ऑनलाइन अकाउंट खोलो आप भी अपनी गौशाला का, ऑनलाइन आपके पास में पैसा आएगा। एक जैन मुनि ने यहाँ की गौ माता देखे, मुंबई में जाकर के उनके प्रवचन में बोला कि साहब मैं ऐसी गाय देख करके आया हूँ जो 1750 की मैट पे सोती है, ऐसी गाय देख के आया हूँ जो एक गाय दूसरी गाय का जूठा पानी भी नहीं पीती है, उनका चारा अलग, पानी अलग, नान अलग, और गौ माताओं की सुबह शाम यज्ञ, आरती और ध्यान होता है। और पावराओं के आदिवासी के बच्चे वहाँ पर गौ माता को माँ बोल करके ब्रश से उनकी मालिश करते हैं। नाम बता दिया उन्होंने, गायत्री धाम। वहाँ से उन्होंने अकाउंट में गौ माता के गोपाल की सेवा का पैसा भेजा। क्या बोला? बोले साहब आपका गोपाल जो गाय की सेवा करता है उसका 1 महीने का जो मानदेय बनता है, अरे भाई 12 गोपाल के मानदेय। अभी हमारा गोपाल को लगभग 3.5 लाख रुपया साल का हम देते हैं। आप पूछोगे कैसे? खाना पीना, रहना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ड्रेस, अस्पताल
और वीआईपी व्यवस्था, खाना बना के भी हाथ में देते हैं, उसको 1 मिनट 2 मिनट दिनचर्या दे रखे है। 4 बजे उठना, 9 बजे शयन करना, और इतना काम करेगा, बोल क्या लेगा, ये लूँगा नगद, नगद ये फुल फैसिलिटी हमारी। फिर क्या करते हैं, हमारे सारे ट्रस्टी साल में 2 बार गोपालों को तिलक लगाते, पूरे परिवार के कपड़े पैर पड़ के देते हैं, और ये बोलते हैं कि गौ माता को गोपाष्टमी के दिन सारे गोपालकों ने 56 भोग बनाना, गोपालकों का सम्मान करना, गौ पालने वालों का सम्मान करना, गायों का सम्मान करना। आज के युग में इतने बड़े बड़े कथावाचक लोग ऐसी कूलर पंखे हवाई जहाज में उड़ सकते हैं गाय माता के कीर्तन करके, और तुम गाय माता को पाल करके अच्छा चारा नहीं खिला सकते। इसका मतलब है कि वो केवल कथा सुना करके पेट भर लेते हैं। तुम गाय माता की व्यथा उसकी सेवा करके या लोगों को बुला करके नहीं दूर कर सकते। इसका मतलब कुछ गहराई में सोचना है, स्वयं की समीक्षा करो कि जितने हम ट्रस्टी लोग हैं, हम अपना जन्मदिन, विवाह दिन, पुरखों की पुण्यतिथि या हमारे घर मेहमान कोई आते हैं तो क्या हम वहाँ जाते हैं परिवार सहित? ऐसा कौन करता है? वो हाथ उच्च करो, वो अपना प्रयोग बताए कि साहब मेरे यहाँ कोई भी मेहमान आते हैं तो हमारा गौग्रास ले करके जाते हैं। मेरे घर में बच्चों का जन्मदिन, विवाह दिवस होटल में नहीं मनता, बच्चों का जन्मदिन भी गौशाला में मनता है। प्रभाव उनका पड़ता है जो स्वयं से शुरुआत करते हैं, प्रभाव उनका नहीं पड़ता है जो केवल ट्रस्टी बन जाए और साइन मार दे। प्रभाव उनका पड़ता है जो गोपालकों को अपना मित्र बना ले और गाय को अपनी माँ बना ले और गौशाला प्रोजेक्ट को गौ मंदिर से बड़ा मंदिर बना ले और स्वयं 1 घंटा गौ माताओं के पास किसी भी रूप में बिताओ। कई तरीके हो सकते हैं, बछड़ों से मिलो, गाय से मिलो, गोपालों से मिलो, उनके बच्चों से मिलो। वहाँ जो व्यवस्था चल रही है, भाई आज किसका जन्म हुआ, आज किसका बीमार हुआ, आज किसका दुख हुआ, जब आपको लगेगा कि नहीं साहब ये गौ माता मेरा परिवार है। अभी गौ माता पहले परिवार से निकली, खेत में चली गई, खेत में से निकली सड़क पे आ गए, सड़क पे से निकली प्लास्टिक खाने लगे। विवश गौशालाओं को गौ माताओं ने अपना आश्रय बनाया। जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब बोल रहे थे, 30, 40, 50 किलो पन्नियों का बंडल गाय में से क्यों निकलता? यहाँ तो एक गाय को भी नहीं निकलता। कारण क्योंकि उनकी खिलाई पिलाई, यहाँ तक कि कोई ब्रेड, बिस्किट, बासी भोजन या किसी अंगत पंगत का जूठा भोजन हमारी गाय को नहीं खिला सकता, सीधे जाकर के भी नहीं खिला सकता। पहले उसका परीक्षण होगा कि उसमें प्याज तो नहीं है, लहसुन तो नहीं है, जूठा तो नहीं है, बासी तो नहीं है, मैदा तो नहीं है, कोई रंग और केमिकल तो नहीं है। जब जाकर के गौ माता के पास बैठो, ऐसी गूगल जैसे हम घंटों गायों से चटवाते हैं। जितने यहाँ रोगी आते हैं, घुटने के दर्द वाले, शुगर, बीपी, माइग्रेन वाले, हैरान हो जाते हैं। अभी का देख लो, 350, 250, 400 शुगर सारे पेपर रखे हुए मेरी टेबल पे। एक माता जी को छोड़ दो, 11 शुगर के पेशेंट थे, 90, 94, 125, 140 और एक की 160, और दवा ले करके उनकी कितनी थी? 250, 350। और अभी इसी शिविर में 65 साधक थे पूरे भारत के, और सारी रिपोर्ट दोनों है, जाते जबकि भी अभी आए जबकि भी। तो आप लोग सबसे पहले गाय को डॉक्टर मानो, दूसरा गाय को भगवान मानो, तीसरा गाय को विज्ञानशाला मानो, तीसरा गाय को फार्मेसी मानो, चौथा गौ को अपने परिवार का सदस्य मान करके उसके ऊपर हाथ सहलाना, उनके पैर दबाना, उनके चारों पैरों से नीचे निकल जाना, इतना ममत्व उनको दो। जब जा कर के गौ माता आत्मनिर्भर बनेगी। और आप लोग चंदा मांगने के लिए मत निकलो, गौ माता के पुत्र और पुत्री बनाने के लिए निकलो। जन्मदिन, विवाह दिन पंजीयन करो और उनको वहाँ बुलाओ। और एक ऐसा, जैसे आप लोग कोई अपनी दुकान व्यापार में किसी को रखते हैं ना, एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को वहाँ पर रखो प्रबंधक के रूप में।
तो गौशाला में एक ग्वाले के साथ में अच्छे प्रबंधक की आवश्यकता है। वो प्रबंधक का काम है चारा किधर पैदा करना, सूखा चारा कहाँ से सस्ता मिलेगा, कब लेना, कब इकट्ठा करना, उसका भंडारण कैसा करना। हमने देखा कि कई बार चारा हमारे पास आ जाता है लेकिन खिलाने के तरीके इतने खराब रहते हैं कि चारा खराब हो रहा है। तो हम लोग अपनी गौशाला का प्रबंधन, जैसे अभी यहाँ देखा, बछड़े अलग, वत्स्य अलग, बूढ़ी अलग, बीमार अलग, नंदी अलग, दुधारू अलग, गर्भवती अलग, और एक बार उनको आदत डाल दो, उसके बाद में केवल एक ग्वाला यहाँ पर पूरा प्रबंधन देखता है 125 गौ माता का। और गौ माता की विशेषता है अपने नंबर पर ही खड़ी होगी, अपने टाइम पर ही खड़ी होगी, अपने टाइम पर ही बच्चा खड़ा होगा और माँ का दूध पिएगा। नहीं होते हैं जब दूध निकलता है गोठान में गायों को 2.5 घंटा रखते हैं, जब आकर के देखना मिक्स गाय रहती है, और जब हम छोड़ते ना तो एक भी गाय को दूसरे खूटे से लाना नहीं पड़ता है, अपने अपने नंबर पर हर गाय स्वयं जाती है। उसका कारण गाय जाए उसके पहले एक जैसा खाना पानी दाना भूसा बाटा 2 घंटे तक पूरी गौ माता धूप में बैठी है। अब इधर छोड़ा, जब तक अंदर की सफाई हो गई, अब अंदर गई तो सबको पता है कि एक जैसा हर खूटे पे खाने पीने को मिलेगा, तो सब अपने अपनी थाली में ही जाते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि कुछ गाय इधर कुछ उधर, और जिनकी स्थिति इतनी दयनीय कि कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता, कुछ बलवान है तो धक्का मार करके ले लेती है, कुछ कमज़ोर हैं तो बेचारी भूखी प्यासी रहती है। तो जो समूह में गायें बनती है ना, ये गौशाला का अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। गौशाला का प्रबंधन वर्ग में होता है। और हमारे पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज, अभी हमने आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे आगर की गौशाला का, महाराज जी ने मेरे को बुलाया, वहाँ के हमने अभी 2700 गौ माताओं का 24 गोष्ठ बनाए और उसके अंदर प्रबंधन किया। शासन ने वो गौशाला ठेके पे दे दी थी, वहाँ से छुड़ाई, और अभी वो गौशाला जब पूज्य महाराज जी को मिली 7 दिन में 20 लाख का खर्चा महाराज जी ने केवल इसी व्यवस्था में किया, मैनेजमेंट और प्रबंधन में। और 1100 एकड़ जमीन है। अब वो गौशाला को पूरी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य योजना बड़ी द्रुत गति से चल रहा है। और जिन लोगों के पास में गौशालाओं के पास जमीन है, मेरा अनुरोध है कि आप एक बार उसको अच्छी तरह से खाद डालो, गौ माताओं को उसमें अलग अलग जगहों पे बिठाओ और उसको गोठान बना करके जमीन को उर्वरा बना लो, और अंजन के पेड़ लगा दो। अभी हमने यहाँ 900 अंजन के पेड़ लगा दिए, 3000 नीम के पेड़ लगा दिए, 1200 पीपल के पेड़ लगा दिए, 600 पेड़ बरगद के लगा दिए, 300 पेड़ मोलसरी के लगा दिए। ये जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ ना, इनकी पत्तियाँ गाय खाती है। आप लोगों को छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेगा, और गाय को खाने के लिए पत्तियाँ भी मिलेगी। हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग पेड़ों की पतली पतली डालियाँ तोड़ लेते हैं, गायों को एक समय का आहार, उनका प्राकृतिक भोजन मिल जाता है। गाय को पालना आहार की दृष्टि से वही आसान होगा जहाँ चारे की हम बड़ी दूर की सोच करके रखेंगे। हो सकता है कभी दुष्काल पड़ जाए, तो आपका पेड़ एक ऐसी चीज है जो काल के समय में हमारे गांव से भी पशुधन कहाँ जाते थे, जंगल जाते थे पहाड़ में, और गांव के लोग कहते थे कि अभी 2 महीना गर्मी में बैठ जावांगा, ऐसे गांव की भाषा में बोलते। बैठा क्यों जावांगा? क्योंकि वहाँ झाड़ पेड़ का पत्ता खाई के गाय जिंदी रहेगा। वो वैसा ही होता था। 2 महीने बारिश के पहले हर गांव से पशुधन जंगलों में जाता था। अब जंगल तो हम ही को लगाना पड़ेगा। तो आपके पास जितनी मेड़ खाली है, उस मेड़ पे 6-6 फीट के ऊपर अंजन का पेड़, क्यों 80 फीट ऊंचा पेड़ जाता है, और जितनी डाली काटोगे हर 3 महीने में नई डाली आएगी। और गलती से लकड़ी जमीन में गिर गई ना तो दिमक नहीं खाएगी, वो लोहे की तरह काली हो जाएगी। उसके बर्तन बनते हैं, और उसके बर्तन भी आप रख सकते हो। लकड़ी के बर्तन स्टील और तांबे पीतल के बर्तन से भी महंगे बिकते हैं, और उसके बर्तन बहुत सुंदर बनते हैं। सरिया बनते हैं, जितने खिलौने हैं सब उसी लकड़ी के बनते हैं। तो आओ भाइयों बहनों, गाय ने पत्ती खा ली, लकड़ी बचे, उससे खिलौने बन गए, बर्तन बन गए, उपयोगी लकड़ी है।
अंजन की लकड़ी। और आप लोग इसके पौधे अभी यदि चाहो तो सब लोग 5-5 पौधे मुहूर्त के रूप में गौ माता के घर से ले जाना। मैं हमेशा अब तक 50,000 पौधे अंजन के हम लोग लगा चुके हैं गौशालाओं में भी, और पात्र व्यक्तियों को भी हम बांटते रहते हैं। यहाँ से अंजन का पेड़ बहुत ही उपयोगी पेड़ है, पानी भी रोकता है, हवा भी शुद्ध करता है। 2 पत्ती आप भी चबा लो, नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ताकतवर होता है। गाय को पालना अब नियत सब जनमानस की होना चाहिए, सरकार पर आश्रित मत रहना। सरकार भी आपकी तरह एक केवल अभियान है कि गौ माताओं को प्रोत्साहन दे, बाकी 100% व्यवस्था चाहे किसी की भी सरकार आ जाए कोई भी नहीं कर सकता। घोषणाएं जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब बजट देने का आता ना, तो जैसे डायरेक्टर महोदय ने बताया कि चलो ये जिले को दे दो 15,30,000 रुपया, अब इनकी आफत 15,30,000 रुपया, और कितनी गौशालाएं, तो बोले 17 गौशालाएं। 17 गौशालाओं को अब इनको वो बांटना है गौग्रास। अब कैसे बांटेंगे इनकी ये जाने, बाकी अपने को जानना है कि गौ माता को अपने को मानना है। और यदि अपने को गौ माता को मानने की भावना आ गई तो गौशाला समस्या नहीं है, समाधान है। और ये पुस्तक और ये पत्रक को आप पढ़ लेना और 3 महीना इस पर प्रयोग करना। और यदि आपको कोई घाटा आए तो मेरे पास 8 दिन रह जाना, ये सारे प्रयोग मैं आपको सिखा दूंगा। हमारा गोबर, गोमातिर, घी, दूध के दाम भी मैंने पीछे लिखे हुए हैं। ये अभी दाम इस पे 10% और बढ़ गए हैं, इसको 10% बढ़ा करके लेना। हमारा नियम है हर साल 10% हम मूल्य वृद्धि करते हैं, क्योंकि सब दूर मूल्य वृद्धि होती है। लोग गौशाला वाले क्या लिखते हैं, एक मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा, शर्म आ गई मेरे को। बोले गौशाला का सूचना है, कूड़ा नीलाम होने वाला है, जिनको भी खरीदना वो किसान लोग आ जाएं। क्या लिखा उसने, कूड़ा, मतलब अमृत जैसे चीज को उसने क्या बोला, कूड़ा बोला, बगदा बोला, रुखड़ा बोला। भाइयों बहनों, हम ही अपनी माँ की कीमत नहीं कर रहे हैं। गोमय वस्ते लक्ष्मी तो वेद लिख के गया, लेकिन हमने गोबर में लक्ष्मी नहीं खोजी, कूड़ा खोजा है, रुखड़ा खोजा है। यही तो दिक्कत है। हमारा यहाँ पर गाय के कंडे की जो विभूति निकलती यज्ञ कुंड की, वो भी 100 रुपये किलो हम लोगों को देते मेरे भैया बहनों, और तुम उसको रुखड़ा बोल रहे हो। हाथ जोड़ करके निवेदन है कि शास्त्र की भाषा गाय के साथ बोलना पड़ेगी। ये कूड़ा नीलाम हो रहा मत करो, गाय के गोबर को नीलाम मत करो, गाय के गोबर का विज्ञान का प्रचार करो, घी दूध का विज्ञान का प्रचार करो, और जो ज़्यादा दाम दे उसको दे। हमारे यहाँ तो एक भी कोई भी व्यक्ति को, यहाँ के जितने गौशाला के ट्रस्टी हैं या गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी आज तक मैंने एक भी चीज मुफ्त में नहीं दी। ये लोग बैठे हुए यहाँ पर, क्यों दी भैया, कभी नहीं दिया। अभी इनका साझीदार आया, बोले यार मेरे को खेत में अग्निहोत्र करना। मैं कहा पहले 25 रुपये जमा कर कंडे के, फिर मिलेगा। और बोले महेश भाई ने भेजो। मैं कहा कोई भाई ने भेजो है, गाय को चारा कहाँ से आएगा, बोलो। आप लोगों से निवेदन है कि गाय के गौशाला में किसी की भी चिट्ठी नहीं चलना चाहिए, व्यवस्था चलना चाहिए। गौशाला में क्या चलना चाहिए, आज तक इन्होंने कभी किसी रिश्तेदार को भी यहाँ भेजा होगा ना गायत्री परिवार वालों ने, तो इन लोगों के साथ में भी वैसा ही व्यवहार हुआ जैसा आम आदमी के साथ में। क्यों? क्योंकि हम समदर्शी हैं। जैसा हम आपको प्यार करेंगे वैसा ही आपके गायत्री परिवार को भी प्यार करेंगे। यदि आप गायत्री परिवार के हैं तो आपको और ज़्यादा सोचना चाहिए गाय के बारे में कि मैं यहाँ कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं ले जाऊँ। वह हमारे अध्यक्ष महोदय हैं गायत्री परिवार के, भाई बंटी भाई निकुम, वो छाछ लेने आए तो उन्होंने 30 रुपये की रसीद कटाई। तो मैंने कहा यार वो तो 1 ही लीटर ले गया, कि यार दूसरे लोग 15 रुपये कटाते हैं, मुझे दुगना देना चाहिए, तो मुझे हक है 15 रुपये लेने का। ये होती भावना, ठीक है ना। तो आपसे निवेदन है, अपनी माँ की कीमत अपने को बढ़ानी पड़ेगी। और हम लोग जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक अपनी गौशालाओं की स्थिति को सरकार को बिल्कुल मत बोलना। यहाँ से वहाँ तक कान बहरे हो चुके हैं।
कि हम लोग तो बहुत इसके डीप में जा चुके हैं और इसके डीप में से निकल करके हम पूरी बात आपको बोल रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन को कभी मत बोलना कि गाय माता बचाओ, क्योंकि जहाँ से चलती ना और जहाँ तक कटती है सारी व्यवस्था सबको पता है। आप क्या बोलोगे? हमारे कार्यकर्ताओं पे खेतिया में हमारे ऊपर केस लगे तो फिर हमको बड़े अधिकारी ने विश्वास से कहा, बोले धंधा तुम छोड़ो गाय के बचाने का, तुम तो गाय के विज्ञान को पकड़ो। और जब उसने हमारी आंखें खोली आज से 25 साल पहले, नहीं तो हम भी डंडे उठाते थे और छोरों को मैं तैयार करता था, मेरे वनवासी भाइयों को तैयार करता था, ट्रक वालों को मारना पीटना। एक बार तो निवाली में ऐसी हालत कर दी थी कि वो पुलिस वालों ने बोला यार इतने इतने बच्चों ने ये 12 आदमरे कैसे कर दिए इनको, ट्रक ड्राइवरों को, इनके किन्नरों को। बोलिए बताओ। मैं कहा भैया ये तो बच्चों से पूछो यार। मतलब सोच के देखो, इतने काम करने के बाद में भी समाधान एक ही निकला कि गाय को बूचड़ कारखाने से न तो सरकार बचा सकती है, न पुलिस बचा सकती है, न गौशाला बचा सकती है। गौ माता का 100% समाधान किसान के घर गाय की वापसी हो और हर किसान न्यूनतम प्रति 5 एकड़ पे एक गाय जरूर पाले तो ही उसके घर का पानी पीना, नहीं तो किसान के घर का पानी मत पीना। यह हमने तो व्रत ले रखा है। मैं पद यात्रा करता हूँ, मेरे साथ 700 लोग करते हैं, वो सबका व्रत यही रहता है, भैया आपके घर हमको प्यास लगा है, पानी पीना है। वो लेके आता है, भैया गाय है? वह नहीं साहब गाय तो नहीं। खेत है? हाँ खेत तो है, 60 एकड़ खेत है। भैया गाय क्यों नहीं है? बोले कई थे गाय, दादाजी का टाइम पे तो 20-25 थे, अभी पिताजी का टाइम पे भी थे, बाकी अभी पिताजी से जाता होता नहीं तो अब नहीं आए। क्यों भाई क्यों नहीं है? वह कहीं नहीं, अभी भैंसिक दूध आई जा डेयरी में से ले लेवान और फिर कौन करा, आजकल कोई नहीं करती, हमारी वहू न तो करते नहीं। ये ब्यूटी पार्लर जाए, मेहंदी लगाओ और मेकअप कर, अच्छा कपड़ा पहने तो इनका सब खराब हो जाए, करा कौन? मगर उनको बताया क्यों नहीं? हमारे यहाँ जितनी बहन बेटी पुष्पन संस्कार कराने आती है, यदि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो 1 घंटा गाय का गोबर गोमातिर गौशाला की झाड़ू निकालो तो आपके घर में नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये मैं आपको 500 रुपये के स्टाम्प पे लिख दूँ। मेरे पास साइंटिस्ट लोग यहाँ आते हैं और उनकी पत्नियों को, अभी कर्नल एक आया मिलिट्री का, उसकी पत्नी को 9 दिन तक गोबर गोमातिर में रखा और गौशाला की सफाई कराई। काय के लिए? बोले नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। कहा यार इसका विज्ञान तू वहाँ जानता है, ठेठे थे तू दूर आया। कुटिया में पत्नी को रखा और गाय के पंचगव्य का पान करना, गौ माता की सेवा करना। आप एक दिन जरा गौशाला में झाड़ू निकाल के देखना। क्यों संदीप? हम लोग रोज जब जाते ना सुबह, मैं यहाँ के अलग अलग बच्चों को लेके जाता हूँ, मगर जरा निकालो और जरा पसीना आने दो और फिर वो पसीने में खुशबू देखना। आप बिगर गौमूत्र पिए हुए अपने शरीर में गौमूत्र जैसी खुशबू आने लग जाएगी। गौ माता का जो शरीर में प्राण जाता है गौशाला का, वो भाप के रूप में दिव्य प्राण 18.5 करोड़ रोमकूप खोल देता है। सोच के देखिए, अब जो आदमी 24 साल से भोजन भी नहीं करता हो, 18 घंटे काम करता हो, वो केवल गाय का दूध लेता हो और आपकी तरह दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूरी नहीं खाता है, उसके बाद इतनी ताकत कहाँ से आती है? बिना घड़ी बांधे 3 बजे उठता है, 10 बजे सोता है। ये ताकत है गाय के दूध के। तो अपने बच्चों को, गर्भवतियों को हर कीमत में गाय का दूध पिलाओ। लाखों रुपया तुम अस्पताल में डिलीवरी का देते हो, डिलीवरी के बाद में दूध बढ़ाने का पैसा देते हो, दूध बढ़ाने के बाद में बच्चे की जीवनी शक्ति बढ़ाने की टॉनिक की दवाइयाँ खाते हो। इन सबका 0 बजट कर सकती गाय का दूध। वो भी हमने अनुभव करा, जो पहले दिन का गौ पीयूष रहता है उसका पाउडर डॉक्टर आनंद डिंगरा इंदौर के मेरे पास से 2500 रुपये किलो बुलाते हैं और उसको पीस करके कैप्सूल बनाते हैं और 90 रुपये का एक कैप्सूल शौक से लोग खाते हैं और कहते हैं कि साहब क्या चीज़ है साहब गौ पीयूष। तो वो तो ऋषि चरक लिख के गया कि गौ पीयूष पीने से जितने पोषक तत्व माँ के गर्भ में चाहिए वो सारे पोषक तत्व 72 घंटे के दूध में पूज्य गौ माता स्वयं बनाती है और उसके दूध में सभी नक्षत्र और सूर्य का प्राण आता है। तो हमारे यहाँ जब दूध निकलता है चीक का, तो हम जितने मिलने वाले रोग रहते हैं सेंधवा के, या जिन्होंने यहाँ गाय दान करी या गौग्रास दान करने आते हैं, उनके घर में हम पाव पाव भर यहाँ से बना के भी भेजते हैं।
अरे गौशाला में चीख बना, गाय का बच्चा पैदा हुआ, 7-8 लीटर दूध निकला, तो इसका ऐसा प्रचार करो, ऐसा प्रचार करो कि कल वो हमसे खरीदने के लिए आए। जब चाय काफी वाले लोग छोटा पाउच बना करके जहर बेच सकते थे, तुम अमृत क्यों नहीं बेच सकते हो? तो साहब चाय काफी कोई हमारे यहाँ लोग पीते थे? हमारे यहाँ लोग इसका प्रचलन था क्या? नहीं था। जो घर घर की जरूरत बन गई, केवल मुट्ठी भर अंग्रेजों ने देश छोड़ते समय एक संकल्प लिया कि पूरा भारत हमेशा बीमार रहे और अंग्रेजी दवा खाए। तो इसका सूत्र क्या है? बोले चाय और काफ़ी। बोले चाय काफ़ी का बाजार स्थापित करो। बोले लोग पक्के हैं, ये छाछ पीते हैं, दूध पीते हैं, काढ़े पीते हैं, जड़ी बूटियाँ पीते हैं, ये फल कंदमूल सब्जी, और ये लोग तो बहुत चतरे लोग हैं, इनके गांव के सारे काम ये खुद ही करते हैं। ये गांव प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, ऋतु प्रधान देश है, और यहाँ पर अपनी कोई आप चलेगी नहीं। तो एक चतुर अंग्रेज ने कहा, बोले मैं चला दूंगा। बोले कैसे? बोले केवल स्टॉल खोलो और 20 ml का एक छोटा सा पाउच बनाओ चाय का और इनको पिलाना शुरू करो। चौराहे चौराहे आवाज लगती थी, चीजी साहब जीवनी शक्ति बढ़ाइए, एक घूंट पीजिए और देखिए क्या शानदार चीज है। लोगों ने पिया, अपने बाप दादाओं ने पिया, बच्चों को पिलाया, बच्चों ने पिया, उन्होंने पिया। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा स्कूल में, बेटा चाय पीना किसने सिखाया? बोले मम्मी पापा ने। आपको पता है कि चाय पीना किसने सिखाया? हम बड़ों को पता है, लेकिन बच्चों को किसने पीना सिखाया? अंग्रेजों के हम अंग्रेज बन गए और जहर पिला रहे। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को दूध पिलाते गाय का? क्यों नहीं हम बच्चों को सुबह तुलसी और शहद की घुटी चटाते हैं? उसमें उसकी ज़्यादा ताकत मिलेगी। थोड़ा सा गुड़ और 2 मूंगफली के अंकुरित दाने बच्चे को क्यों नहीं हम खिलाते? सुबह चाय और काफ़ी क्यों देते हैं? क्योंकि हमने अंग्रेजों की परंपरा को जिंदा रखा है। कितने करोड़ों करोड़ों लोगों ने, आज करोड़ों वंश गौ माता का बच सकता है केवल और केवल हम गाय माता के इस विज्ञान को पहुंचा दें। आपसे निवेदन है कि गौ माता का कहने के लिए तो मेरे पास में दिनों की कथा है, दिनों के किस्से हैं, दिनों के अनुभव है। मैं तो बस एक अंतिम एक लाइन और कहूँगा, समस्याएं अनेक समाधान एक, पूज्य प्रिय गौ माता गौ माता गौ माता। आप लोग यहाँ ये सुदर्शन आर्क है, कई लोगों का मोतियाबिंद कांचबिंद ठीक हुआ है, आप भी करके देखना। 2 बूंद सोते समय डालना। गौमूत्र का सारंगधर संहिता और रस तंत्र सार का ये फार्मूला है। गुलाब जल, यही गुलाब की खेती कर ली हमने। पलाश के जड़ का अर्क, यही पलाश के पेड़ खूब है, इसका अर्क निकाला और उतनी ही मात्रा में गौ माता का गौमूत्र का अर्क मिला दिया। ये नेत्र सुदर्शन अर्क। आज राजस्थान की एक बहुत बड़ी फार्मेसी है कृष्ण गोपाल कालेड़ा, उनका एक ग्रंथ है रस तंत्र सार, उसका एक फार्मूला है। इसका हमने गवर्नमेंट से सारी दवाइयों का रजिस्ट्रेशन कराया है, सारी दवाओं के फार्मूले पेटेंट कराए हैं। सारी दवाओं को रजिस्टर्ड कराने के बाद विश्व का मार्केट मिलता है। तो आपसे भी निवेदन है कि पैकिंग की गुणवत्ता वैसी होना जैसे एलोपैथिक वाले पैकिंग करते हैं। औषधि के मानक टोटल आपको लिखना पड़ेंगे, इसमें सब लिखा है, निर्माण तिथि, अवसान तिथि और फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन, गौशाला का रजिस्ट्रेशन, साथ ही एक एक औषधि का रजिस्ट्रेशन, सारे आयुर्वेद के आधार पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी सरकार ने कर रखी है। बस आपको चाहिए कि आप कुछ, और इसके लिए तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराओगे गोबर बेचने के लिए तो कोई नहीं पूछने वाला है, आप इसका रजिस्ट्रेशन भी मत कराओ। बस केवल आप खाद बनाना शुरू करो और खाद बनाने का तरीका आसान। जितना गौशाला का गोबर गोमातिर है उसको ठीक गौशाला के पास में इकट्ठा करो और गौशाला जब भी धोओगे वो पानी उसमें जाएगा, गोबर गोमातिर उसमें जाएगा, गाय की जेर का पानी जाएगा। और यहाँ तक कि जब भी आपके गोपाल सेवा करेगा तो 10 सेकंड में उसकी ट्राली खाली हो जाएगी। यहाँ जाकर के देखना, ग्वाला थकता ही नहीं, वो कहता है यार यहाँ तो शरीर, उसको देखो सफारी पहन के रहता है ग्वाला। जब देखो, जब अभी वो आया था वो ग्वाला ही था हमारा, सफारी पहन के घूमता है। मैं खुद उसको सफारी पहनाता हूँ। मैं कहा कि यार एक कंपनी वाला सफारी पहन करके जहर बेच सकता है और मेरा ग्वाला को इतना फटीचर क्यों रखूँ मैं? रोज अच्छा फर्स्ट क्लास 10 बजे नहाता धोता,
इतने फूले सब यहाँ से मिलेगा, सफारी साल में 2 मिलेंगे, और अप टू डेट रहना। और कोई गौदान करने आता ना तो मैं कहता 1000 रुपया मेरे पहले ग्वाले को दो, इसको तिलक लगाओ, इसको साल ओढ़ाओ और इसको बोलो हे गोपाल मेरी गौ माता की खूब अच्छी चाकरी करना। तो देखो कितना खुश होगा। अरे प्यार बांटोगे तो गाय माता भी खुश, ग्वाला भी खुश। और हम लोग क्या करते हैं कि गोपाल को जा अरे काहे हो रे, वो गाय का मरी गई, वो फेंकी नहीं। अरे भैया एक पूछ तू पकड़, एक मैं पकड़ता, 2 मैं अभी बुलाता, 2 किसी को बुलाया, ये गड्ढे में गाय माता को सब मिल करके अरे गौ माता की सदगति दे दोगे ना तो अपनी दुर्गति नहीं होगी, संसार की दुर्गति नहीं होगी। गाय माता की तो दुर्गति हो रही और लोग सदगति की गाय की पूजा कर रहे हैं। गाय को माँ मान रहे, कुत्ती बिल्ली और उसको मक्खी और मच्छर गाय के ऊपर भिनभिना रहे, वो भी महीनों तक, और लोग नाक दबा के लिख रहे हैं। मैंने कहा यार यहाँ इतनी बदबू क्यों? और बोले इधर एक गौशाला है बाजू में, वो गौशाला वाले ग्वाले यहाँ पे फेंक जाते हैं नाले के किनारे। अरे भाई फेंक जाते हैं? हम लोग गए वहाँ और वहाँ हमने गड्ढा खोद के बताया, और हमारे जितने गौव्रती साधक गौ यात्रा में चलते हैं सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम अपने गांव में 5 लोगों की समिति बनाएंगे कि गौवंश को समाधि देंगे। इसमें भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो ये काम करते हैं। क्यों मनसाराम भाई खड़े हो? करते कि नहीं करते? इनके क्षेत्र में हमने गौ यात्रा निकाली 52 गजा से पूरे क्षेत्र में, और लगभग 24 गांव इनकी गौशाला ने गोद दे रखे। यहाँ की गौ माता का एक बछड़ा दिया है इनको। आज तीर्थ यात्री, नर्मदा परिक्रमा यात्री, आसपास के बड़वानी के लोग इनकी गौशाला में गौ माता की आरती पूजा करने जाते हैं, और जितना भी वहाँ चारा पानी लगता है सब मिल करके लोग दान कर देते हैं। आपसे निवेदन है कि जन जन को जोड़ने की जगह पर थोड़ा सा आकर्षक रहे लोगों को आने का, ऐसा कुछ करो। 5 पेड़ लगाओ और उनके नीचे गौ परिक्रमा बना दो, और उसके नीचे अच्छा बाउंड्री बनाओ, गेट बनाओ, गायों के नाम रखो, कुछ राम नाम की, कृष्ण मंत्र की धुन चलती रहे। सुबह शाम लोग आके वहाँ प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें। आप मत उनसे मांगना, अरे जो आएगा ना गाय माता उनकी नियत खुद जगह देती है, वो लोग कुछ न कुछ डाल के ही जाएंगे। गाय माता के पास लोग आए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। और सुंदरता, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था ये गौशाला का प्रथम आकर्षण है। ऐसा नहीं कि चाय जिधर जाड़े लटक रहे, पड़ी हैं, टूटा फूटा है, बिना पुताई वाली है, अस्त व्यस्त है, बिल्कुल नहीं। जैसे मंदिर की हर 5 साल में पुताई होती ना, ऐसे गौशाला के भी हर 5 साल में रंगई पुताई कराओ। जोरदार सद्वाक्य लिखो। गौ माता के पास कोई जाए तो मंदिर भावना से जाए, नाक नहीं दबाए। नाक दबा के जाएगा तो दूसरी बार कोई नहीं आएगा। गौ माता के पास लोग घंटों बैठे और अपने को उठाना पड़े उनको कि भैया आपका टाइम पूरा हो गया, आपने 100 रुपये फीस जमा करी थे, अब 20 मिनट आपके पूरे हो गए, दूसरे लोग बैठेंगे। ऐसा यहाँ का नियम है गायत्री धाम का। अभी मैंने बताया ना 6000 रुपया अभी इसी शिविर में गोठान से आया। कैसा आया? 9 दिन गोठान में घूमने के 100 रुपया फीस है। पहले तो गोठान का विज्ञान बताया कि गौ धूली बेला में ही क्यों शादी होती थी। इसलिए होती थी कि उस समय ब्रह्मांड में सुषुम्ना नाड़ी खुलती थी, गाय के चरणों की धूल जा रहती थी, वो हमारे शरीर पर आती थी। उसके कारण लग्न मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं। सोच लो आपके जीवन में जितने भी लग्न दोष है, पत्रिका के दोष है, जीवन के दोष है, वो ठीक कर देगी पूज्य गौ माता की गोठान। इस पे घूमो आप। बाकी यहाँ अंदर जाने का बैरिकेड लगा हुआ है, 100 रुपया फीस लगेगी, एक दिन का 10 रुपया। क्यों नहीं देगा साहब? क्यों भाई? एक डॉक्टर केवल ऐसा करता है, 500 रुपये मांगता है, और तुमने तो उतना भी नहीं उसकी गाय की कीमत समझी दादा, कि जिसमें 33 कोटि भगवान, और जिसके पास में जाने के लिए आपने उसकी श्रद्धा ही नहीं जगाई कि वो क्या है। श्रद्धा जगानी पड़ेगी जब जाकर के आपकी गौ माता। अब ये कोई आया, बोले बच्चा मूल में पैदा हुआ, बोले पंडित जी ने 60,000 का मूल शांति का बजट बताया। मैं कहा कि मैं तेरे को सस्ता बजट बताता। बोले क्या? मैं कहा कि 100 रुपया रोज एक गाय का चारे का जमा कर दे,
27 ग्रह होते हैं, और मूल शांति का जो तेरे को चौकड़िया समय बताया है, उस दिन तू सुपड़े में ज्वार भर, गाय माता को चटा और 27 दिन तक गाय को गोद ले ले। विधि का विधान छठी का ले, गाय बदल देगी। और संति मूल की नहीं कराना, मूल में गाय है। ये पंडितों के कर्मकांड नहीं है, लेकिन हमने तो ऐसी प्रस्तुति दी नहीं, हमने तो कर्मकांड की तरफ भागे। इस युग में सर्वप्रथम कोई भी पूजा पाठ करो तो उसमें गाय हो तो सफल होगा। कन्यादान गौदान के साथ में। यहाँ आओ भला देखना, साल में जितनी भी शादियाँ होती है, बिना गौग्रास के, बिना गौदान के, बिना गौ परिक्रमा के यहाँ विवाह नहीं होते हैं। गरीब से गरीब आबी जुलवाना का एक आदमी आया था जैन समाज का, तो बड़ी श्रद्धा के साथ दोनों वर वधू के माता पिता ने वर्ष भर गाय को चारा डालेंगे इसका व्रत लेकर के गए। मैं कहा जब कन्यादान सफल होगा। विधान बना रखा ऋषियों ने, लेकिन यहाँ तो पंडित जी 1100 रुपये देओ हाथ में, गौदान का संकल्प छुड़ा देते हैं। हमारी नीयत भी खराब है। कम से कम लोगों के गौशालाओं से जोड़ो लोगों को। कहना नहीं साहब, अपने गांव में जितने मंदिर है ना, उन पंडित जी जो शादियां लगाते, अंत्येष्टि कराते, उनको आप बोलो कि साहब इनको प्रेरणा दो कि तुम वो गौशाला से जुड़ो। तुम्हारे पास में जो गौशाला है वहाँ इतने यजमान जुड़ेंगे, शादी हो गई, वर वधू को गौशाला ले जाओ। एक आदमी मेरे को मिला, शादी होने के बाद में किले अंदर आया, पति पत्नी जोड़े से, माता बहनें भी थी। मैं कहा तुम इधर कहाँ जा रहे यार? तो बोले वहाँ पर 5 पीर की दरगाह की परिक्रमा करने जा रहे हैं। मैंने माथा पकड़ लिया। मैं कहा यार 33 कोटि देवताओं के जाओ, पास में श्री कृष्ण गौशाला है सिंधवा में, वहां तुम परिक्रमा करके जाओ वर वधू को। यहाँ 5 पीर की क्या परिक्रमा मार रहे यार? तुम्हारे भगवान सब मर गए क्या? आज नास्तिकता तो हमने फैला रखी है। हम अपनी गाय को भूल गए, अपनी सत्य धर्म को भूल गए। नहीं तो गाय के लिए तो सोने की थाली में खाएगी, कालीन पे रहेगी, और तुम चारे की बात कर रहे हैं, हलवा और पूरी खाएगी गाय। केवल गाय का विज्ञान बताओ लोगों को। अब लड़ाई लड़नी है तो गाय के आस्था संवर्धन की लड़ाई लड़नी है, न सरकार से लड़ना, न किसी धन्ना सेठ को दोष देना, न किसी राजनेता को कहना हम तो कहते नहीं भैया, हमने तो सौगंध खा ले। हम रोज लड़ाई लड़ते हैं गाय के साथ। माँ तू बोल, तू और क्या काम में आ सकती, तेरे पास सब कुछ छुपा हुआ है, तू बोल, और तेरा विज्ञान हम लोगों को बताएंगे, और तू जो चाहेगी तेरे को वैसा हम रखेंगे। तो आपसे भी निवेदन है कि जन जन में आज की बात पहुंचा देना और कह देना कि गाय समस्या नहीं। बोलो सब लोग एक साथ, आप उत्तर बोलो, गाय समस्या नहीं, गौशाला घाटा नहीं, मुनाफे का सौदा है। गौशाला घाटा नहीं, मुनाफे का सौदा है। और है हम लोगों के यहाँ जितना निर्माण होता ना, तो इसमें मेरे हिसाब से लगभग 60% पैसा मेरी गौ माता ही लगाती है। सोच के देखिए। वो तो हम लोगों का आह्वान करते हैं, लोग बोलते हैं नहीं पंडित जी ये बन रहा था हमारा कुछ ले आओ। अभी नेचुरोपैथी का 1.25 करोड़ का बिल्डिंग बना, हमने कहा सुरभि माता ने स्पष्ट मना कर दिया किसी का नहीं लेना, ये पूरी 1.25 करोड़ की बिल्डिंग मैं खड़ी करूँगे। एक सेठ जी आए थे कि हर महीने 1 लाख रुपया दूंगा, सुरभि माता ने मना कर दिया। राम गोपाल जी पोद्दार, आपके ब्रह्मपुर के रहने वाले, कपड़ा मिल के मालिक, उन्होंने कहा नहीं साहब मैं गौ का भक्त हूँ, नेचुरोपैथी का भक्त हूँ, हर साल शिविर में आता हूँ, ये बिल्डिंग में मेरा लगा दो हर महीने। मैं कहा नहीं बाबूजी हमको 24 महीने में खड़ी करना है, और ये गौ माता स्वयं खड़ी करेंगे। फुल लॉकडाउन में 2 साल तक कोई एक भी शिविर नहीं चला, और ये 7 करोड़ की बिल्डिंग गौ माता ने खुद ने खड़ी करे। सोच के देखिए। आपसे निवेदन है कि गौ माता के लिए आप असंभव मत सोचना, वो सब संभव है जो आप गाय के लिए करना चाहते हैं। बस आपका थोड़ा समय चाहिए। आप लोग केवल समय नहीं दे रहे गौ को, आप स्वयं गौ को समय दीजिए। कोई भी किसी भी स्थिति में यदि किसी को कोई समय दे दे और वहाँ से कुछ समय से कुछ ना मिला हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। आप यदि व्यापार में समय देते हो, नौकरी में समय देते हो, खेती में समय देते हो, तो ऐसे अपने घर पे भी यदि गौ माता है तो थोड़ा उसको समय दीजिए। एक हमारा कार्यकर्ता है संतोष पाटीदार लिखी में,
20 गौ माताएं हैं। आप केवल उंगली लगाओगे तो खून टपक जाएगा। उसकी गौ माता प्रेरणा दी यहाँ से कि कोई बूढ़ी गौ माता को लाना। वो लाया, 2.5 लाख रुपया उसको पूरे जिले में प्रथम आए। आपकी कोई योजना थे कि जो जिले में प्रथम आएगी दूध में, उसको 2.5 लाख रुपया। तो तहसील में भी आई, जिले में भी आई और राज्य में भी वो गाय प्रथम राज्य में आई। और उस गौपालक के घर में तुम जाओगे ना तो पूरी 90 एकड़ जमीन पर एक एक चांस में लाखों रुपए की फसल लेता है गाय के गोबर गोमातिर से, और खिलाई पिलाई आप ताजुब करोगे देखोगे तो। उनकी गायों के फोटो ये पंकज भाई के पास है। अभी सुंदरेल से 2 काली गाय लाया वो, तो भैंस दे करके लाया वो, बोले 60-60 हजार रुपए की भैंस दे दी और ये 2 बछिया लेकर के आया। और केवल इसलिए लाया कि मेरे घर में आप भैंस का बच्चा नहीं होना, 100% गौवंश होना। तो एक आंदोलन की आवश्यकता है जो किसान भी मानने लगे हैं कि खेती भी बचेगी, स्वास्थ्य भी बचेगा। आप सब ने इतनी गंभीरता से सुना और एक भी भाई बहन उठा नहीं। गौ माता सुरभि आपके हृदय में जाए और जैसा वो मुझे प्रेरणा देती है आप सबको भी प्रेरणा दे, और आप सबकी गौशाला गायत्री धाम के भी गौशाला से अच्छी बने, ये मेरी स्वयं की हृदय की नियत है और भावना है। और मैं आप सबकी गौ भक्ति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ आने का आपने मन बनाया और प्रशासन का विशेष आभार मानता हूँ कि जिन्होंने गायत्री धाम का चयन किया। और हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय जी यहाँ 3 बार आ गए और 40-40 मिनट स्वयं यहाँ गौ की सेवा करके गए। जो इनके अधिकारियों को शायद वो 1 मिनट मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो जब आते हैं तो खूब गायों की सेवा करते। और उन्होंने उनके बंगले पे भी गाय पाल रखे हैं। स्वयं भी कलेक्टर महोदय गाय की रोज़ सेवा करते हैं। और उसके बाद मेरे को तो इतना अच्छा लगा कि आज हमारे साथ में प्रशासन, राजतंत्र हमारे गौ विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन लोगों के जो जितने भी मंगलमय योजना है गाय के लिए, उसको हम लोग किसानों तक भी पहुंचाए। अभी 900 रुपया महीने जो भी किसान पालता उसको भी गाय का मिलेगा। तो कम से कम आप उन किसानों को भी वहां तक उनकी लाइन जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबको प्रणाम। ओम शांति शांति।